हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर है और आज आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने डेफिनेशन देखा होगा तो उसमें लिखा है सेंटर ऑफ मास इन अ बॉडी इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब कहने का ये है, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास लाई कर रहा है, ऐसा हम मानते हैं, सपोज कर रहे हैं। यानी कि लाई नहीं कर रहा है, समझना, लेकिन मानते हैं। क्योंकि अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो आपने एक सेब ले लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, जहां पर उसके बीज हैं, क्योंकि उसके सेंटर में। यानी कि पूरे सेब का मास उसके सेंटर में लाई कर रहा है। अब हमने क्या किया, उसके बीच का पार्ट जो है थोड़ा सा इतना पार्ट निकाल लिया। तो क्या इतना पार्ट निकालने के बाद बचा हुआ सेब मासलेस हो जाएगा? ऐसा नहीं। डेफिनेशन तो ये कह रही है कि पूरी बॉडी का मास कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर में। इसीलिए उसमें लिखा है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में वो पॉइंट होता है जहां पर हम ये मानते हैं, सपोज करते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहीं लाई करेगा या करता है। अब बात ये आती है कि अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई सेब ले लिया, उसका सेंटर पार्ट निकाल दिया, बचा हुआ सेब अगर मासलेस हो जाता तो हम कहते ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर पूरे सेब का मास सेंटर पे लाई कर रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक पर डिस्कस किया जा रहा है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि ऐसा ना होने के बाद भी, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि पूरी बॉडी का मास हम ये कंसीडर कर रहे हैं सेंटर पे लाई करता है, इसकी कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल दूं कि आप कैसे पता करेंगे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर लाई कर रहा है। पहले तो आप ये समझ लें कि जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्फीयर हो गया, रॉड हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होते हैं वहीं पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कंसीडर की जाती है। यानी कि हम ये मानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जहाँ पर उस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं उसका सेंटर लाई कर रहा है। स्फीयर का सेंटर उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, रेक्टेंगल है जहाँ पर उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका सेंटर है। इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि उस बॉडी का मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहा हो। अब एक क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करें उससे पहले एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत जनरली बहुत पूछा जाता है कि क्या किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही होगा, क्या वो उसके बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको आंसर देना है। तो आप ये समझें कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर तो होता ही होता है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का बॉडी के बाहर भी हो सकता है। देखो इसका सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बताऊं। जैसे मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका ये सेंटर ऑफ सी डॉट एम लिख दिया, यानी कि सेंटर ऑफ मास लिख दिया, यहाँ लाई कर रहा है। अब हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक इसकी मोटाई एक जैसी है। ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहीं पर ये इसका मास लाई कर रहा है। अब हमने इसे क्या करा, इसे बेंड करके इसका सर्कल बना दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, इस रॉड को हमने बेंड करके क्या कर दिया, जैसे हमने दिखा रखा है ना, इसके कुछ मोटाई भी दिखा रखा है, इसलिए इस तरीके से बना दिया। ये हमारी रॉड थी, हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया। अभी पहले कहाँ था, यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास। जैसे हमने इसके दोनों एंड, यानी कि एक एंड ए है एक एंड बी है, इसको पकड़ के इसको ऐसे बेंड कर सर्कल बना दिया। यानी कि ए बी पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर ए और बी ये दोनों जुड़ गए यहाँ पर। ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे कर दिया। जैसे ये सर्कल की फॉर्म लेगी ये रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। समझ आई बात? यानी कि पहले तो ये रॉड के अंदर लाई कर रहा था, जैसे ही रॉड को सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। तो इससे हम ये बोल सकते हैं किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर तो होता ही होता है,
उसके बाहर भी लाई कर सकता है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसी के अंदर होता है। बात समझ आ रही है? तो पहले चीज़ तो ये जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास की इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे पता चलेगा किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर लाई कर रहा है। देख, जैसे ये पेन है, मैं ये बताऊं, कोई भी बॉडी जो होती है वो अपने सेंटर ऑफ मास पर बैलेंस करती है। बैलेंस किस पे करेगी? सेंटर ऑफ मास। अब जैसे ये मान लो पेन है, पेन का ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ हो गया। अभी मैंने इसे अपने दोनों फिंगर पर रखा और इसका सेंटर ऑफ मास मेरे फिंगर पे ही आ रहा है, ये पेन नहीं गिर रहा है। लेकिन अगर मैं इस पेन को इस तरीके से रखूं तो छोड़ते ही ये गिर रहा है, देख सकते हैं ये गिर रहा है। क्यों? अब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ। और वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, पेन गिर रहा है। यानी कि ये पेन फिंगर पर तभी बैलेंस करेगा जब सेंटर ऑफ मास इस पेन का फिंगर पर आए। तो कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो या नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो, जिस पॉइंट पर वो बैलेंस करेगा ये मान के चलो कि उसी पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करे। जैसे मान लिया हमने इस तरीके से एक ये लौकी ले ले रहे हैं। अगर हम ये लौकी ले लें और आपने क्या करा, ये थोड़ी सी ऐसे कर्व शेप में है, आप इसे ऐसे अपने हाथ पर रखोगे तो आप ये मान के चलो कि अगर जिस पॉइंट पर ये बैलेंस कर जाएगी, मतलब जिस पॉइंट पर ये रुक जाएगी आपके हाथ पर, आपने ऐसा रखा, थोड़ी सी कर्व है, उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। यानी कि आपके हाथ पर जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस लौकी का, तभी आपके हाथ पर रुकेगी। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये आपके हाथ से गिर जाएगी। अभी ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ये है सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहती है? तो आप एक बात समझें, अगर किसी शेप में, यानी कोई बॉडी है उसमें कुछ ऐड कर दिया, यानी कि और मास अटैच कर दिया या कुछ मास रिमूव कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे ये लौकी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये, मान लो मैं यहाँ से इस लौकी को काट दूँ, इतना हटा दूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा और लेफ्ट में शिफ्ट कर जाए, यानी कि वो कहीं यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाएगी पोजीशन। या अगर मान लो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था और ये हमारी लौकी थी और इसमें हम कुछ और अटैच कर देते, कोई वेट अटैच रख देते यहाँ पर, तब भी इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट कर जाती। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक तो चीज होगी कि सेंटर ऑफ मास पर बॉडी बैलेंस करती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि जब कोई घर बनाता है तो घर में बीम का यूज़ होता है। तो क्या होता है, घर के गेट के आगे थोड़ा शेड निकालने के लिए लोग बीम का यूज़ करते हैं। तो आप ये समझें, इस तरीके से दो वॉल्स हैं और यहाँ पर गेट लगा हुआ है और कोई चाहता है कि वो अपने गेट से आगे शेड निकाले, तो इन वॉल्स पर इस तरीके से एक यहाँ बीम रखेगा और एक मैं और पेन ले लेता हूँ और इस तरीके, ये मेरे दोनों हाथ, दो वॉल्स हो गए यहाँ तक। तो इस तरीके से दो बीम को ऐसे करके बीम को यूज़ करेगा, यानी कि बीम वॉल से आगे निकला हुआ। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर किसी को बीम 3 फीट आगे निकालना है, यानी कि ये वॉल है, आप समझें ये वॉल है, उसको इतना निकालना है बीम, यानी कि उसको वॉल से आगे 3 फीट बीम निकालना है। तो उसको क्या करना चाहिए कि कम से कम 3 फीट से ज़्यादा बीम उसको दीवार के ऊपर बनाना है। मतलब कहने का ये है कि ये आपकी वॉल है, ये इस तरीके से मैंने ब्रिक्स बना दी, ये आपकी वॉल है इस तरीके से। अब उसको बीम निकालना है यहाँ पर, ये इस तरीके, ये 3 फीट का बीम।
3 फीट का बीम उसे कहाँ से कहाँ यहाँ निकालना है। तो उसे क्या करना है कि ये जो बीम बनाना है, ये बीम दीवार के इस तरफ 3 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये 6 फीट का बीम बनाया गया तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, 3 फीट इधर है 3 फीट इधर है। लेकिन अगर ये बीम 7 फीट का बनाया गया तो क्या होगा, 3 फीट इधर निकल गया और 4 फीट इधर है, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5, 3.5, या हम ये मान लें 8 फीट का बीम बना दिया हमने, टोटल लेंथ हो गई 8 फीट। तो इसका यहाँ पर ये 3 फीट है और यहाँ पर हमने मान लिया ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, 4 फीट इधर है और 4 फीट इधर है, वॉल से इधर 3 फीट है, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये वॉल पर आ गया। तो ये बीम जो शेड है उसे परफेक्ट सपोर्ट देगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि पता चला 3 फीट बीम निकालना है और 2 फीट आपने अंदर कर दिया उसे, यानी टोटल लेंथ आपकी कितनी है 5 फीट, तो 5 फीट पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास वॉल से इधर आ जाएगा, और जब ये वॉल से इधर आ जाएगा तो ये बीम उस शेड को जो इसके ऊपर आप लिंटर बनाएंगे उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उस गिर जाएगा। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताया सेंटर ऑफ मास की। हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई बीम बनाए तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो वॉल पर आए, ताकि वो बीम जो उसके ऊपर शेड डाला है उसको मैक्सिमम सपोर्ट दे। तो ये मैंने बताया। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, कभी किसी रोड पर जाते हुए कहीं कोई रोड साइड पर कोई लड़की किसी रस्सी पे चल रही होती है तो वो एक बैम्बो लेके चलती है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसे पकड़ के फिर वो रस्सी पे चलती है। तो वो बैम्बो क्या करता है, वो लड़की के सेंटर ऑफ मास को रस्सी पर ही रखने की कोशिश करता है और उसके लिए वो उसका सपोर्ट करता है। जैसे वो लड़की इधर गिरती है वो बैम्बो इधर कर देती है, और जैसे इधर गिरती है वो बैम्बो इधर कर देती है। इससे क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास रस्सी पे ही रहता है और वो नहीं गिरती है। जबकि देखा जाए तो जब वो रस्सी पे लड़की चल रही है तो उसे ये झंझट लेने की ज़रूरत क्या है कि एक तो रस्सी पे चलना खुद मुश्किल है, ऊपर से उसने इतना लंबा वो डंडा पकड़ लिया उसे लेके चल रही, लेकिन वो बैम्बो, वो स्टिक, वो डंडा उसके सेंटर ऑफ मास को उसी रस्सी पर रखने में हेल्प करता है, इसलिए वो उसको लेकर चलती है। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की, भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे हम फॉर्मूला इसका बनाएंगे। पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूं कि सेंटर ऑफ मास, देखो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का, किसी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो 2 पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कोई भी सिस्टम 2 पार्टिकल से भी बन सकता है, 3 पार्टिकल से बन, जैसे हमने ये 2 पेन ले लिए, हमने कहा एक सिस्टम हो गया। अब ये जब सिस्टम हो गया तो एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो इनके अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो वो यहाँ कहाँ लाई करेगा, बीच में। अगर इनका मास बराबर है तो वो जस्ट मिड पॉइंट पर लाई करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला कैसे करें, सपोज कर लिया हमने ये हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, यहां पर हमने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, यानी कि एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है, एक पार्टिकल ये है जिसका मास m2 है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे। पहले पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से है x1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से है x2, और हमने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया x, कैपिटल बना दिया cm, ये इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है कि xcm सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है पहले वाले पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस
दूसरे वाले पार्टिकल का मास और उसके डिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों पार्टिकल का मास, ये फॉर्मूला होगा। अभी हमने एक्सियम लिखा है क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अगर यही दोनों पार्टिकल वाई एक्सिस पे लाई करते तो यहाँ लिखते हैं हम YCM M1 Y1 M2 Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। समझ आया? ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने। इसमें कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? कंडीशन ये हो सकती है कि इफ M1 इक्वल्स टू M2, सपोज कर लिया हमने कि ये दोनों पार्टिकल का मास बराबर है, तो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? XCM इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे M X1 M X2 डिवाइडेड बाई M प्लस M, ऊपर M कॉमन ले लेंगे, X1 X2 डिवाइडेड बाई M, ये M प्लस M 2M लिख देते, 2M। इतना समझ आया? इससे क्या होगा? M से M कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा XCM इक्वल्स टू X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला। तो कई जगह इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ गया। जब दोनों पार्टिकल का मास बराबर है तो यही फॉर्मूला ऐसा दिखेगा आपको। अब इसमें और क्या कर सकते हैं? सपोज कर लो ये तो इतना यहां पर हमने छोड़ ही दिया, अब हम फिर यहां पर आ जाते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों पार्टिकल का मास बराबर नहीं है, एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे, लेकिन हमने ये माना कि इस पूरे सिस्टम को हमने ऐसे स्लाइड करा। समझना बच्चों, यानी कि मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। ऐसा ये हमने बनाया ना, ऐसा एक्स और ये वाई एक्सिस बनाया। समझ आ रहा है? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उसको मैं अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो मैंने फिर ये डायग्राम बनाया और इस पूरे सिस्टम को ऐसे स्लाइड करा, स्लाइड करके ऐसे स्लाइड करा कि ये CM यहाँ आ गया, यानी कि ये पोजीशन आ गई। M2 यहाँ आ गया हमारा बच्चों, और M1 इधर आ गया, और ये जो CM है ये यहाँ आ गया। अब ये तो डिस्टेंस x1 है, इसको हमने x1 ही रखा, इस तरफ ले लिया, कोई बात नहीं। और ये वाला डिस्टेंस, ये जो था हमने ये लिया था x2, ओरिजिन से इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस, इसको हमने x2 ले लिया। अब एक चीज़ समझना कि अगर ऐसी कंडीशन होगी, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये x1 है, इसको इधर कर दिया x1। अगर आप इससे भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको बैठा दो। आप ये कंडीशन समझो कि हमने इसको ऐसे स्लाइड कर दिया और ये जो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आ गया, तो क्या हो? अगर ये सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट ओरिजिन पर आ गया, तो इस फॉर्मूले में क्या होगा? ये जो XCM की वैल्यू है, ये अभी XCM कितना था? ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, XCM जो था यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस। अभी ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आ जाएगा तो XCM 0 हो जाएगा, तो इसमें XCM 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? XCM तो 0 हो गया, और M1 X1 प्लस M2 X2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या रह जाएगा? 0 इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2। ठीक, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस M1 X1 इक्वल्स टू M2 X2। अब इसमें ये देखें कि देखो मास तो माइनस में होता नहीं है, पर ये माइनस साइन आ गया, यानी कि x1 किस में होगा? माइनस में होगा, और ये टर्म पॉजिटिव है तो x2 पॉजिटिव। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि जब आप इसको ऐसे स्लाइड कर लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है x1 हो जाएगा, ये आपका माइनस में होगा क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है। छोटी क्लास में आपको पढ़ाया नंबर लाइन, ओरिजिन के राइट हैंड साइड के सारे नंबर पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो x2 जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ये मैंने आपको बताया। ये भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, ये भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, और
इसके आगे और कैसे बन सकता है वो भी मैं बताता हूं, तो इसे नोट कर ले बच्चों। ठीक, अब क्या करना है, अब अगर हम ये मानते हैं कि अभी मैंने ये सेंटर ऑफ मास का आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाया, ये बच्चों मैंने स्केलर फॉर्म में लिख के दिखाया। कैसे लिख के दिखाया? स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं था। अब हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सपोज कर लिया ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमारा वाई एक्सिस बना लिया। एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है, एक पार्टिकल ये है जिसका मास m2 है। अब ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन पहले भी बनाया था लेकिन हमने सीधा एक्स एक्सिस पे दोनों पार्टिकल को दिखा दिया था, इस बार हमने ऐसा नहीं किया। तो पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो है r1, ये वेक्टर फॉर्म में है। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, तो r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल m1। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होगा। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होती है द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। एक वेक्टर, एक एरो ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन तक बना दो, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया ये हमारा r2। इनका मान लिया सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट है। और इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया हमारा RCM, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे RCM, वेक्टर का साइन लगाएंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम ये जो हमने दो पार्टिकल बनाए, यानी कि हमारा सिस्टम दो पार्टिकल से मिलकर बना है और उसके सेंटर ऑफ मास का ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। दूसरी, अब इसमें एक डाउट ये आता है कि भाई ये r1 r2 है, ये कैसे लिखे होंगे? तो आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये RCM आपको निकालना है और मास तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, मान लो 2 kg दे रखा है, तो आपने क्या करा, m1 के प्लेस पे 2 kg लिख दिया। r1 जो है ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये ऐसे लिखा होगा 3i प्लस 4j माइनस 6k, ऐसा कुछ भी होगा, माइनस में प्लस में ऐसा कुछ भी इक्वेशन होगा। ये r1 के प्लेस पे लिख दिया, प्लस m2 मान लिया हमने 4 kg है, ऐसे r2 जो है वो हो गया हमारा 5i माइनस 2j प्लस 3k ऐसा, और डिवाइडेड बाई m1 और m2, एक 2 और 4 लिया था, टोटल क्या कर दिया हमने 6 कर दिया। इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करना बहुत आसान है, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली इस टर्म को इसमें ऐड कर दो। i में i को जोड़ दो, j में j को जोड़ दो और k में k को आपको ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहें, और कोई भी मैंने बताया कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन करने की या सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा।